नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी काश तब सोचा होता। मिस्टर सेन और राधिका दोनों अपने घर के गार्डन में बैठकर शाम की चाय पी रहे थे और प्रिया के बारे में सोचकर बेहद चिंतित हो रहे थे। आइए आपको इनके परिवार के बारे में बतला दूं। मिस्टर सेन और राधिका, इन दोनों की इकलौती बेटी है प्रिया, जिसने कि कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग करने के बाद उसकी कैंपस सिलेक्शन नोएडा में हो गई थी। हालांकि दिल्ली से वह आना जाना भी कर सकती थी, लेकिन उसको कैब से आने जाने के कोई खास इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने नोएडा में ही पीजी में रहना उचित समझा। प्रत्येक शुक्रवार को वह अपने घर आती थी और आज शुक्रवार था। राधिका और मिस्टर सेन उसके आने की इंतज़ार भी कर रहे थे और बेहद उत्साहित भी थे। आइए इन दोनों के बारे में और बतलाऊं। राधिका भी अपनी माता पिता की इकलौती बेटी थी। कलकत्ता में ही दोनों का विवाह हुआ था, क्योंकि मिस्टर सेन का परिवार भी कलकत्ता में रहता था और राधिका के माता पिता भी। लेकिन मिस्टर सेन का दिल्ली में तबादला होने के उपरांत मिस्टर सेन दिल्ली में ही आ गए थे और वह दिल्ली के ही होकर रह गए थे। यूं भी वह इतने मिलनसार तो थे नहीं। कलकत्ता में मिस्टर सेन के और भी भाई बहन थे, जिनके पास के उनके माता पिता रहते थे। बस केवल अपने माता पिता की मृत्यु के समय पर ही वह कुछ समय के लिए कलकत्ता गए थे, या अधिकतम 1 या 2 रात्रि के लिए किसी विवाह इत्यादि के उत्सव में वह सम्मिलित होते थे। अन्यथा उन्होंने अपना पूर्ण रूपेण ठिकाना दिल्ली में ही बना लिया था और थोड़ी सी जगह खरीदकर उन्होंने अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया था। लेकिन राधिका को अपने माता पिता से बहुत प्यार था। वह अक्सर कलकत्ता जाती रहती थी, इसलिए प्रिया भी बेहद होशियार हो गई थी, क्योंकि अकेले रहकर उसको मिस्टर सेन को भी संभालना होता था, अपना स्कूल जाना भी और घर का काम भी। प्रिया यह सब काम बखूबी कर लेती थी। लेकिन कुछ विधाता की होनी ही बोलिए कि जब राधिका के पिता की मृत्यु हुई तो उसकी माताजी बिल्कुल अकेली रह गई थी और अब राधिका को कलकत्ता में अपनी माताजी को अकेले छोड़कर आना बहुत मुश्किल लग रहा था। हालांकि प्रिया ने बहुत समय तक घर संभाला भी, लेकिन फिर भी राधिका को आना तो पड़ा ही। अब वह दिल्ली में अपना मन अच्छी तरीके से नहीं लगा पा रही थी। उसे अपनी माताजी की बहुत फिक्र हो रही थी, जो कि अक्सर बीमार भी हो जाती थी। अब राधिका क्योंकि बार बार जाती थी तो मिस्टर सेन को भी बहुत परेशानी ही होती थी। वैसे भी उनको रिश्तों की अहमियत इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, और अपनी पत्नी का इस तरीके से बार बार कलकत्ता जाना उन्हें बहुत चुभता था। एक बार सेन साहब ने खुद कलकत्ता जाकर राधिका की मम्मी से प्रार्थना की कि आप यहाँ पर अकेली रहती हैं तो 2 जगह के घर डिस्टर्ब होते हैं, मेरा भी और आप भी अकेली रहती हैं, क्यों ना आप यहाँ का सब कुछ बेच करके हमारे पास दिल्ली ही आ जाएं, तो आप एक जगह सीमित रहकर अच्छी तरह से भी रह पाएंगी। वैसे भी अब राधिका की मम्मी के पास इसके अलावा कोई और
चारा भी तो नहीं था, कोई अपना उनका था भी नहीं। पति की मृत्यु के बाद हालांकि वह भी रह रही थी, लेकिन उनको भी मुश्किलें तो बढ़ ही रही थी। कुछ सांस की समस्या, इसके अलावा बीपी, शुगर, सब कुछ की समस्या तो उन्हें थी ही। समय के साथ आर्थराइटिस ने उनका चलना फिरना भी दूभर ही कर दिया था। तो उन्होंने सेन साहब की बात मानी और अपना कलकत्ता का घर और सारा सामान बेचकर वह दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद में सेन साहब को जब पैसे मिले तो उन्होंने अपने घर को और एक मंजिल बढ़ा दिया और घर में बहुत अच्छा इंटीरियर करा के बहुत सुंदर घर में परिवर्तित कर लिया था। कुछ समय तक तो राधिका की मम्मी बहुत अच्छे से ही रही, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब यहाँ पर भी वह भी और भी ज़्यादा अकेली पड़ती जा रही थी। राधिका तो अक्सर अपने पति के कामों में ही, या यूं कहो घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। प्रिया का साथ नानी माँ को बहुत अच्छा लगता था, तो राधिका की मम्मी अक्सर प्रिया के साथ में ही रहती थी। राधिका की व्यस्तताएं अपनी थी। उनके सामने वाले घर में एक लड़का राकेश रहता था, जो कि प्रिया की नानी को नमस्ते भी करता था और धीरे धीरे राधिका की मम्मी केवल उसके घर तक जाने लगी थी। उनको वह लड़का अपने बेटे के जैसे लगता था। जो उम्मीदें उन्होंने मिस्टर सेन से अपना बेटा बनाने की पाली हुई थी, वह उम्मीदें तो समय के साथ धराशायी होती जा रही थी, क्योंकि मिस्टर सेन को किसी के साथ में भी, और अब उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनकी बीमारियां बढ़ रही थी और उनके दिए हुए पैसे पूर्ण रूपेण खर्च ही हो चुके थे। अब तो उन्हें राधिका की मम्मी एक भार स्वरूप ही लगती थी और उनकी पार्टी वगैरह के समय में उनको उनका नीचे आना भी बहुत अच्छा नहीं लगता था। वे यही चाहते थे कि प्रिया के साथ में नानी भी ऊपर ही रहें और नीचे वह अपने काम यथावत चलाते रहें। राधिका सब कुछ समझती थी, लेकिन फिर भी उसे अपने पति का साथ तो देना ही था ना। तो अगर कभी सेन साहब का व्यवहार उसको उचित नहीं लगता था, तो भी उसका गुस्सा राधिका का अपनी माँ पर ही निकलता था। अब राधिका की मम्मी प्रिया के साथ और सामने राकेश के घर में बस उनकी यही दुनिया रह गई थी। राकेश के भी पिता तो थे, उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था और उनको अकेले पढ़ने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि दूसरे विवाह से उनके 3-4 भाई बहन और भी थे, लेकिन माता जी से राकेश की बनती नहीं थी। या यूं कहो कि राकेश की नई माँ राकेश को अपने बच्चों के साथ में मान ही नहीं पा रही थी, तो राकेश अकेला रहता था। उनके पिता ने ही ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि उनके सामने वाले घर में ही राकेश ने एक कमरा ले रखा था। तो नानी जब भी जाती, राधिका की मम्मी उनके लिए, राकेश के लिए कभी लड्डू बना देती, कभी कुछ बना देती। राकेश को भी नानी के रूप में एक नानी और माँ दोनों का ही प्यार मिल रहा था। राकेश के साथ प्रिया भी जाती थी राकेश के पास में, तो वह भी कोई ना कोई राकेश के लिए कभी खाना बना दिया, कभी कुछ कर दिया। ये सब लोग भी एक परिवार के जैसे हो गए थे और वह परिवार नानी को ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जब प्रिया के कॉलेज में जाने की बात आई, पढ़ाई पूरी हुई, तो राकेश का भी और प्रिया का भी दोनों का एडमिशन
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही हो गया था और दोनों कुरुक्षेत्र के हॉस्टल में चले गए थे। अब तो नानी बिल्कुल अकेली ही रह गई थी। फोन उनके पास था नहीं कि वह हर समय बात कर सके, तो वह बिल्कुल अकेली होती होती, किसी की भाषा भी उनको इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आती थी, और वैसे भी वो जाएं तो कहाँ जाएं। सेन साहब को अच्छा नहीं लगता था कि वह इस तरीके से मिलें घुलें, किसी के घर में जाएं, कोई उनके बारे में बात करे। तो वह ऊपर अपने कमरे में ही रहती रहती अवसादग्रस्त और बीमारी से लड़ते लड़ते वह बहुत परेशान हो उठी थी। एकदम अकेली अवसादग्रस्त होते होते एक दिन मालूम नहीं अपनी दवाइयों की गोली वह लेना भूल गई थी, और एक ही समय ली या अधिक मात्रा में कैसे ली गई, उनकी मृत्यु यूं ही हो गई थी। जब वह उतरी ही नहीं नीचे और शाम को रात को जाकर के जब राधिका ने देखा तो उसने अपनी माताजी को मृत पाया था। अब बहुत शोर मचा, दुखी हुए। अब रात को तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो रात को राधिका और मिस्टर सेन दोनों ही उस मृत शरीर के साथ बैठे हुए थे। अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग आए, और रिश्तेदारी कोई ऐसी खास तो थी नहीं जिनको कि आना था। कलकत्ता से कोई रात में खबर देने के बाद में सवेरे तक आ नहीं सकता था, इसलिए कलकत्ता में खबर तो दे दी गई, परंतु किसी की इंतज़ार थी भी नहीं। अड़ोस पड़ोस के कुछ मित्र वगैरह आ गए थे, तो सेन साहब राधिका को उस मृत शरीर को देखते हुए भी यही बार बार कह रहे थे, देखो तुम्हारी माताजी ने जो नाक में हीरे का लौंग पहनी हुई है ना, वह उतार लो, कहीं ऐसा ना हो कि सवेरे यह उनकी नाक में ही रह जाए। बहुत महंगा सॉलिटेयर है जो उन्होंने पहना हुआ है बंगाल का। ये सुनकर राधिका कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह बहुत बहुत दुखी थी। पर क्या करे, मिस्टर सेन का व्यवहार जब दूसरे दिन देखा तो उनकी माताजी की नाक में लौंग नहीं थी। मालूम नहीं कब कब में मिस्टर सेन ने निकाल दी होगी, लेकिन औरतों की, नारी की यही तो एक परमात्मा की तरफ से दी गई या कि समाज की तरफ से दी गई एक यही तो इम्तिहान है कि उसे किसी भी हाल में अपने पति के साथ में ही मिलना और रहना होता है। हालांकि उसकी बहुत सी बातें उसे पसंद हो या ना हो, इन बातों से फ़र्क क्या पड़ता है। समाज के नियम तो माने ही जाते हैं और रिवाज भी। अब प्रिया वगैरह को भी बुलाया गया। सवेरे तक तो प्रिया ने भी सवेरे तक ही आना था। सवेरे जब नानी की अर्थी उठी तब तक उनकी नाक में वह लौंग नहीं थी, लेकिन सारे काज बड़ी अच्छी तरीके से हो गए थे। और बाद में भी किसी भोज में, किसी भी तरह के भोज में जो भी नियम थे उनमें कहीं कमी नहीं की गई, लेकिन एक अकेलापन अब राधिका को और भी ज़्यादा लगने लगा था। प्रिया भी नानी की मृत्यु के बाद में कुछ दिन को आई, फिर वह भी अपने कॉलेज में चली गई। और इसके बाद में मिस्टर सेन, वह भी तो रिटायर हो चुकी थे। अब दोनों के दोनों इतने बड़े घर में
अकेले ही बैठे रहते और प्रिया के बारे में ही सोच रहे थे कि अब प्रिया ने भी कॉलेज पढ़ लिया, अब नौकरी भी कर रही है, अब हमें इसका भी विवाह करना होगा। हालांकि यह सब बात सोचते हुए राधिका को अपना समय सब कुछ याद आता था। कहीं प्रिया भी दूर चली गई तो वह दोनों कुछ ऐसा ही सोच रहे थे और प्रिया के आने की इंतज़ार कर रहे थे कि तभी बाहर गेट खुला और प्रिया के साथ राकेश दोनों ने ही घर में प्रवेश करा। राकेश ने आकर दोनों के पैर छुए, राधिका के भी और मिस्टर सेन के भी। दोनों हैरान हुए जब उन्होंने प्रिया के माथे पर सिंदूर लगा देखा। उसकी मांग भरी हुई थी और हाथ में विवाह की चूड़ियां पहनी हुई थी। हैरान होकर जब उन्होंने राधिका ने जब अपनी बेटी प्रिया की ओर देखा तो प्रिया ने कहा, मम्मी हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है और आपको बताने की हमने ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि आप फिर मना करती या हाँ करती या पूरी दुनिया के सामने। हमको ये दिखावा पसंद नहीं है। हमने शादी का फैसला तो बहुत पहले ही नानी के सामने कर लिया था और नानी ने इस विवाह की अनुमति भी दे दी थी। और अब से आप जो कह रही थी कि आप यहाँ ही आकर के रहना, हम दोनों यहाँ ही आकर रह लेंगे और नोएडा हम दोनों साथ कैब से जा सकते हैं। वैसे आपको मैं बतला दूं कि हम लोगों ने एक फ्लैट अपना नोएडा में भी बुक करवा लिया है। आपको अगर कभी लगे तो हम नोएडा में भी जाकर के रह सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपना सब कुछ बेचकर आपको कभी नानी वाली हालत में आना पड़े। नानी का दुख मैंने देखा था, मुझे पता है नानी कितनी परेशान होती थी। मैं नहीं चाहती और ना ही राकेश चाहता कि आपका कभी नानी वाला हाल हो। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम आपके साथ रहेंगे, और वो भी तब तक जब तक कि आप चाहेंगे, अन्यथा जैसी आपकी इच्छा। मिस्टर सेन और राधिका दोनों चुप थे। दोनों के मन में एक ही बात आ रही थी, जब हम कुछ भी करते हैं हम सोचते हैं कि बच्चे वही सीखेंगे जो हम सिखा रहे हैं। नहीं, बच्चे हमको देख करके सीख रहे होते हैं। तो आज ये हालात आए, इसके लिए बहुत कुछ वह दोनों ही तो जिम्मेदार थे। उन्होंने तब क्यों नहीं सोचा? उन्होंने देखा कि प्रिया राकेश को लेकर अंदर कमरे में जा चुकी थी और वह नानी की फोटो के सामने दोनों हाथ जोड़ रहे थे। राधिका और मिस्टर सेन ने भी उस फोटो के सामने हाथ जोड़े। आंसू चारों की ही आंखों में थे, कारण भले ही अलग हों। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर अगर आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट द्वारा सूचित करें।